Hello friends, you are most welcome on your own channel Chemistry Funda. Today we are going to discuss about electrochemistry with complete perspective for NEET examination 2024. आज हम वन शॉट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक है गाल्वानिक सेल। गाल्वानिक सेल के बारे में हमें क्या क्या जानना जरूरी है नीट एग्जाम के पर्पज से, ये देखो आप। गाल्वानिक सेल, गाल्वानिक सेल में बेटा एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। तो जो आपका एनोड है गाल्वानिक सेल में, ये निगेटिव पोल होता है, निगेटिव पोल, और कैथोड होता है आपका पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव पोल। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे आपका होगा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे हो जाएगा आपका रिडक्शन, कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा गाल्वानिक सेल में, इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा बेटा गाल्वानिक सेल में, ये निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। उसके साथ साथ जो करंट का फ्लो होगा, आपको पता होगा कि करंट का फ्लो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहां पर जो करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, अब आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ले लो आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि मेटल और आयन के बीच का, मेटल और आयन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एक हो जाएगा टर्म आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड सेकेंड टर्म आ जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मान लो कि अब हम बात करते हैं, एकदम सीरियसली देखना आप लोग इसे, कि अब हम बात करते हैं कि मान लो हमारे पास, सबसे पहले बात कर लो नर्स्ट इक्वेशन का। नर्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई मेटल आयन है Mn पॉजिटिव, प्लस इसमें n इलेक्ट्रॉन डाल दो तो इट विल कन्वर्टेड इनटू M, सॉलिड स्टेट में जा रहा है। तो इसका जो ईएमएफ ऑफ द सेल हम लोग लिखते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, यो क्या लिखते हैं, ई नॉट, ई नॉट Mn पॉजिटिव बाय M माइनस 2.303 RT अपॉन NF, RT अपॉन NF लॉग के, लॉग प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आपका मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या ले लोगे, 1 अब बाय Mn पॉजिटिव, Mn पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको नीट एग्जाम में इस फॉर्मूले का यूज करना है स्टेप से। ठीक है, या आप ऐसे सोच लो कि कोई इक्वेशन बना करके यदि आप इसको देखना चाह रहे हैं, तो मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है, लेट अस सपोज कि कोई रिएक्शन हो रहा है आपका AA प्लस BB, AA प्लस BB से आपको दे रहा है CC प्लस DD। अब इसके लिए जो हम ईएमएफ ऑफ द सेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाएगा ई नॉट, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल हो गया आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT, 2.303 RT अपॉन NF, 2.303 RT अपॉन NF लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D बाय कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। जो ईएमएफ ऑफ द सेल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ईएमएफ ऑफ द सेल है उसको क्या लिखेंगे, जो आपका ई नॉट सेल है, स्टैंडर्ड ई नॉट है, स्टैंडर्ड ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये आप लोग याद रखेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा, एक बात यहां पे ध्यान रखना है आपको कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन एज 1। मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन एज 1। यदि आप लोगों को ये नोट चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता देना, मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा, इसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज टेकन एज 1। ओके, अब हम बात करते हैं कि यदि सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाए कि मान लो इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ गया, तो इक्विलिब्रियम में आप क्या करोगे, तो यहां पे लिखो आप कि एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू 0, ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू 0। दैट मीन्स इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, इस कंडीशन में हो जाएगा कि ई नॉट सेल जो है आपका, ये ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू 2.303 RT बाय NF लॉग के। अब लॉग के यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं कि यदि आप यहां पे जो इक्वेशन आपका है कि E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग के, ये आपने लिख दिया लॉग के। अब आप क्या करो, साथ ही यदि हम इसमें वैल्यू डाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय N लॉग कंसंट्रेशन ऑफ लॉग के। N इक्वल टू बेटा यहां पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा। ओके, अच्छा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने थर्मोडायनामिक थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग के, 2.303 RT लॉग के। अच्छा, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0, हेंस क्या हो जाएगा आपका कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग के। ये भी फॉर्मूला आप याद रखना। एक कोरिलेशन आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम अब अगले संडे को ही है कि डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट, माइनस NF ई नॉट। ये कोरिलेशन भी आपको ध्यान पे रखना है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब हम आ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस का। अब अपना टॉपिक का नाम लिख लो, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, अब हम यहां पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कि आप लोगों की पता ही होगा कि मान लो हमने ये ले लिया और दो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस जो है सो L मान लो।
और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लो। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्या जो रेजिस्टेंस आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, हेंस यू कैन राइट कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में लेके जाओगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाय ए, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। अब यहां पर रो क्या है बेटा, रो हो गया आपका रेसिस्टिविटी, रो हो गया आपका रेसिस्टिविटी, रो इज रेसिस्टिविटी। और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। रो इज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एसआई यूनिट जो इसका होता है रो का, एसआई यूनिट में ये आ जाएगा ओम मीटर। ओके, अब हम बात करते हैं जो रेसिस्टेंस का, यदि आप इनवर्स ले रहे हो, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस the inverse of resistance is called conductance, is called conductance। रेसिस्टेंस का इनवर्स को क्या ले लोगे आप, कंडक्टेंस ले लोगे। ठीक है, मतलब कंडक्टेंस का सिंबल यदि हम जी लेते हैं तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जी इक्वल टू हो जाएगा आपका, जी इक्वल टू 1 बाय आर एंड इट विल बी इक्वल टू एरिया अब बाय रो एल। इसको आप दूसरे ढंग से देख लो कि मैं इसको आप इसको ऐसे समझिए कि हमने लिया अभी R इक्वल टू रो एल बाई रिलेशन लिया था, R इक्वल टू रो एल बाई, R इक्वल टू रो एल बाई। अब आप ये थोड़ा सा ट्रांसफर कर दो तो ये क्या हो जाएगा कि 1 बाय रो इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाई, 1 बाय रो इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाई। अब ये जो 1 बाय रो है बेटा, यही 1 बाय रो को बोलते हैं कापा। कापा का मतलब हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, 1 बाय रो इक्वल टू 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। तो दिस कापा इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये हो गया आपका 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। अच्छा, एल बाय ए को आप क्या बोलते हैं, एल बाय ए इज ऑल्सो कॉल्ड सेल कांस्टेंट, इसको हम सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं। एल बाय ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ओके, अब ये जो कापा की यूनिट होगा, नीट के लिए यूनिट भी जरूरी है, तो कापा का जो यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा ऐसा यूनिट में हो जाएगा ये एस मीटर इनवर्स। अब आप बात करो मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस लेमडा एम इक्वल टू, आप याद रखो लेमडा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय एम, कापा इंटू 1000 बाय एम। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बेटा हो जाएगा आपका लेमडा ई इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय एन, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे तुम लोग ज्यादा ही फंसते हो कि वेरिएशन कैसे करेंगे, वेरिएशन कैसे करेंगे, इसको स्टार लगा लो इस टॉपिक को, कि वेरिएशन वाले टॉपिक को स्टार लगा लो, ये तुम लोग बहुत कंफ्यूज करते हो इसमें। तो यहां पे हेडलाइन डाल दो वेरिएशन। वेरिएशन में सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान पे रखना है वो क्या रखना है, वेरिएशन में आपको ध्यान पे रखना है कि जैसे डाइल्यूशन को आप इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। तो पहला पॉइंट लिखो आप, फर्स्ट पॉइंट लिखो आप कॉपी पे कि एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज, एज डाइल्यूशन इंक्रीजेज, डाइल्यूशन को बढ़ा दिए, इसको टेक्निकली लिख लो क्योंकि टाइम कम है। तो सबसे पहले आप लिखो कि डाइल्यूशन, डाइल्यूशन को इंक्रीज करवाओगे तो नंबर ऑफ आयन भी बेटा इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस,
कंडक्टेंस क्या हो जाएगा कि कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा, कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो पहला पॉइंट मैथमेटिकल फॉर्म में बता दिए कि डायल्यूशन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ कि डायल्यूशन जैसे इंक्रीज करेगा कि ऑन डायल्यूशन एज नंबर, डायल्यूशन इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज तो करेगा, बट नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में जितना आयन होनी चाहिए उनकी नंबर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। उस कंडीशन में कप्पा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट लिखो कि सेकेंड पॉइंट में मैथमेटिकली लिखो बेटा, टाइम कम है, तो सेकेंड पॉइंट में डायल्यूशन आपका इंक्रीज कर रहा है, डायल्यूशन इंक्रीजेज। ठीक है, सिंबल से काम चलाओ, डायल्यूशन इंक्रीज कर रहा है तो इसको लिखो आप आगे कि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब या पर यूनिट वॉल्यूम, आप जैसे भी बोलना चाह रहे हो, नंबर ऑफ आयंस बाय सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मिलीलीटर, तो नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस अभी पढ़ाया हो तुम लोगों को, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कापा, तो कापा भी डिक्रीज करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया। ठीक है, ये भी डिक्रीज करेगा। अब आ जाओ थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इसके थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या बता रहा है कि डायल्यूशन इंक्रीज करोगे, अभी लिखे हो डायल्यूशन इंक्रीज करोगे, कप्पा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बेटा थर्ड पॉइंट में आप ऐसे लिखो कि जैसे डायल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, डायल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है कि कापा डिक्रीज कर रहा है, कापा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन डायल्यूशन के इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए लेमडा एम जो मोलर कंडक्टेंस है या लेमडा ई जो मोलर कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। तो इसके साथ आप यहां पे डाल दो कि लेमडा एम इंक्रीजेज, लेमडा ई इंक्रीजेज। तो कैसे आप याद रखेंगे पॉइंट को, फिर से समझ लो कि डायल्यूशन इंक्रीज करेगा, डायल्यूशन इंक्रीज करेगा तो कापा डिक्रीज करेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा। अच्छा, डायल्यूशन इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझ गया। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट आपको समझने वाली बात है कि जब कंसंट्रेशन जीरो की तरफ अप्रोच कर जाए, मतलब तुम समझ लो कि इनफाइनाइट डायल्यूशन का केस हो गया, उस कंडीशन में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। तो आप ऐसे लिख लो कि कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो। दैट मींस ये केस क्या हो जाएगा, ये केस हो जाएगा इनफाइनाइट डायल्यूशन का, इनफाइनाइट डायल्यूशन, इनफाइनाइट डायल्यूशन का ये केस हो गया। अच्छा, इनफाइनाइट डायल्यूशन का जो ये केस हो गया तो आप करोगे क्या, इनफाइनाइट डायल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, जो मोलर कंडक्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब जब अगले संडे को एग्जाम है तो अब इससे शॉर्ट में नहीं समझ सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अभी भी तुम्हें लग रहा है कि डिटेल पढ़ना है तो मेरा पुराना वीडियो, मतलब उसमें से देख, प्लेलिस्ट देख करके वीडियो देख लो डिटेल के लिए। ठीक है, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को तुम्हें सुलझा दिया वेरिएशन पे। अब आ जाओ वेरिएशन ऑफ लेमडा एम विथ कंसंट्रेशन। तो अब जो टॉपिक डालो इसमें लिखो वेरिएशन ऑफ लेमडा एम, वेरिएशन ऑफ लेमडा एम विथ कंसंट्रेशन सी, विथ कंसंट्रेशन सी। तो सबसे पहले तुम्हें याद होगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर भी पढ़ा होगा, कि एक होता है डिबाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। वो क्या बता रहा है कि लेमडा एम इक्वल टू, ये इक्वेशन याद रखना, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट ए अंडर रूट सी। ठीक है, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। तो इसका जो स्लोप है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ए। तो इसको लिख लो, स्लोप हो जाएगा, पूछेगा यदि क्वेश्चन में तो लिखना स्लोप इक्वल टू माइनस ए, 1 पॉइंट। यदि पूछता है आपसे इंटरसेप्ट कितना होगा,
इंटरसेप्ट इक्वल टू लेमडा एम नॉट। ठीक है, अब यहां पे तुम लोग जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ भी रहे थे उस समय की बात याद करो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का दो केस बनता है। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो केस बनता था तो उसमें हम लोग करते क्या थे, ग्राफ याद होगा तुम लोगों को कि एक वेरिएशन ऐसे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि इस टाइप से जो ये वेरिएशन होता है ये होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और इस टाइप का जो वेरिएशन जाता है वो किसका आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेमडा एम और अंडर रूट सी वर्सेस आपने ग्राफ देखा होगा, तो ये ग्राफ किसका आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे आप सपोज कर लो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे, एसिटिक एसिड CH3COOH, और ये ग्राफ आ जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ये लाइन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, क्या आ रहा है, KCl आ रहा है। ठीक है, KCl आ रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा आप देख रहे हो कि लेमडा एम का वैल्यू। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं कोलरासेज लॉ का। कोलरास लॉ, कोलरास लॉ क्या बता रहा है कि जो लेमडा एम नॉट है, मोलर कंडक्टेंस जो होता है किसी भी चीज का, वो क्या होता है कि वो होता है केटाइन का सम। मोलर कंडक्टेंस एट, कोलरास लॉ का स्टेटमेंट क्या है बेटा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर आयनिक कंडक्टेंस। तो सम ऑफ देयर आयनिक कंडक्टेंस में आप इसको कैसे डील करोगे, ये देख लो कि इसको आप डील करोगे लेमडा एम नॉट इक्वल टू, लेमडा एम नॉट इक्वल टू जो केटाइन है इसका लेमडा नॉट केटाइन अब प्लस न्यू नॉट और लेमडा नॉट एनाइन, ये कर दोगे। अच्छा, जो कोलरासेज लॉ का एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन की यदि आप बात कर रहे हो कोलरासेज लॉ का, तो कोलरासेज लॉ का दो एप्लीकेशन आप एकदम ध्यान पे रखो कि अल्फा जो डिग्री ऑफ आयनोजेशन है दैट विल बी इक्वल टू लेमडा एम सी बाय लेमडा एम इन्फिनिटी, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको आप लिखो मोलर कंडक्टेंस at any concentration, molar conductance at any concentration divided by molar conductance at infinite dilution। ओके, तो ये आ गया अल्फा आपको। के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू दूसरा एप्लीकेशन सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आपने इस इक्वेशन का यूज किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ का। तो बेटा फैराडेज लॉ में आ जाओ। फैराडेज लॉ में याद होगा तुम लोग के स्टेटमेंट, फैराडे ने दो रूल है। फैराडेज लॉ, फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या बता रहा है, फर्स्ट लॉ आपको बता रहा है कि अमाउंट्स ऑफ आयन डिपोजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पासिंग थ्रू इट, मतलब W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो W इक्वल टू ZQ, W इक्वल टू ZQ। ठीक है, और Q इक्वल टू क्या होता है IT, Q इक्वल टू IT, हेंस W इक्वल टू ZIT, W इक्वल टू ZIT। Z यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, Z हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आप सेकेंड लॉ की बात करो। सेकेंड लॉ में आप क्या करेंगे, सेकेंड लॉ में बेटा, सेकेंड लॉ में आपको ये कह रहा है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू टू और मोर सॉल्यूशन देन अमाउंट्स ऑफ आयन डिपोजिटेड एट ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। मतलब आप लगा दोगे कि W1 बाय W2 इक्वल टू E1 बाय E2, E1 बाय E2, ये आप यूज करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। फैराडे लॉ को इस टाइप से यूज कर लेंगे, फैराडे लॉ को आप इस टाइप से यूज कर लोगे।
अब जो तुम फंसोगे बेटा, वो फंसोगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को मैं यहाँ पे आपको एक टेबल के फॉर्म में बता देता हूँ। ऐसे ही ले लो, इस टॉपिक का हेडलाइन का नाम डाल दो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में देख लो कि जब आप NaCl जो कि मोल्टेन NaCl है, मोल्टेन NaCl इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे, तो ठीक, तो इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे तो Na पॉजिटिव अब प्लस Cl नेगेटिव, कैथोड पर जो बेटा रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड पे रिएक्शन हो जाएगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन से बना Na। अच्छा, जब आप बात करते हो एनोड पे, तो एनोड पे रिएक्शन हो जाएगा आपका Cl माइनस से बनेगा 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पे डिपॉजिट होगा आपको सोडियम मेटल, बहुत ही खतरनाक बात मैंने बता रहा हूं, सोडियम मेटल, और एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा आपका Cl2 गैस, Cl2 गैस। इतने शॉर्ट में मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपका रिवीजन हो गया, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आप बात करो कि यदि आप एक्वस NaCl ले रहे हो, एक्वस NaCl ले लिया, तो एक्वस NaCl में बेटा याद रखो जो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा आपका H2 गैस, और एनोड पे डिपॉजिट हो जाएगा आपका Cl2 गैस, Cl2 गैस। पूछेगा ये कैथोड पे रिएक्शन कौन सा हो रहा है, तो H2O जो लिक्विड के फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन से 1/2 H2 गैस अब प्लस इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। पूछेगा यदि एनोड पे बेटा बताओ एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो एनोड पर जो रिएक्शन होगा, एनोड वाला रिएक्शन लिखो यहां पे कि जो Cl माइनस है से बनेगा 1/2 Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा हो गया जो आपसे पूछ सकता है नीट में। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, अभी बिल्कुल नीट के लिए बात कर रहा हूं, नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है, अभी इससे ज्यादा मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो अब आप बात करो डाइल्यूट H2SO4, जो सब पूछेगा सिर्फ वही टॉपिक ले लो, डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 में आप क्या करोगे, डाइल्यूट H2SO4 में जो कैथोड पे डिपॉजिट होगा बेटा, कैथोड पे डिपॉजिट कौन होगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा आपका H2 गैस, और डाइल्यूट H2SO4 में एनोड पर डिपॉजिट हो जाएगा आपका O2 गैस, O2 गैस। ठीक है, अब आ जाओ, इसके अलावा जो पूछेगा जो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इसके साथ क्या होगा, तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में याद रखो इसके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा H2 गैस, और इसके एनोड पे आएगा H2O8 2 माइनस, H2O8 2 माइनस। चलो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप लोग क्या करोगे घर में, ड्राई सेल, मरकरी सेल, लीड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल और फ्यूल सेल, इसका एनोड पर और कैथोड पे जो रिएक्शन होता है वो याद कर लेना एनसीईआरटी से, कोरोशन के बारे में थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो ये वन शॉट था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। थैंक यू।